उसके बाद हम वोकैबुलरी को कवर करेंगे जो हमारा हर पेपर में आता है, जिसको हम हुर्फे आम में जानते हैं सिनोनिम्स या एंटीनिम्स। अब सिनोनिम्स या एंटीनिम्स हम कैसे कवर करेंगे? जो मेरा प्रीवियस बैच का बच्चा यहाँ पर अगर कोई मौजूद है तो बेहतरीन और बाखूबी जानता है मैं वोकैबुलरी को कैसे कवर करता हूँ। वोकैबुलरी हम रटेंगे नहीं, वोकैबुलरी को हम पढ़ाएंगे और वोकैबुलरी को हम सीखेंगे। कैसे सीखेंगे? वो निमोनिक्स से सीखेंगे, जिससे आप लोग याद रख पाओगे। और भी एक गारंटी है मेरी, मैं वोकैबुलरी को आपको याद करवा के दिखाऊंगा। बाकी हम पेयर ऑफ वर्ड्स को देखेंगे। बेसिकली ये वो चीजें हैं जो आपको सीएसएस में भी काम आएंगी। ये तीनों, ये सारी चीजें, अगर जिसने ये यहाँ ये सेक्शन कर लिया वो सीएसएस क्रैक करना जानता है। पेयर ऑफ वर्ड्स को हम करेंगे इंशाल्लाह, जितने भी पॉसिबल होंगे। मैं कोशिश करूंगा जो इंपॉर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड्स हैं वो हम कवर करें इस सेक्शन में। ईडियम्स कवर करेंगे, कोई भी ईडियम्स कवर नहीं कराता, मैं कवर कराऊंगा इस सेक्शन में। ये हमारा एक इंग्लिश का ओवरऑल एक शॉर्ट सा ब्रीफ सा हम मतलब एक इंग्लिश का सिर्फ पोर्शन है जो ऑलमोस्ट 3 मंथ्स में ही चलेगा। इसके अलावा मैं आगे बात करता हूँ, हम आगे क्या करने जा रहे हैं। जी, सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी मुसीबत बच्चों की, जिसे जिंदगी में रियाजी कहा जाता है या मैथ कहा जाता है। इस मैथ को कैसे करना है? सबसे पहले हम बेसिक्स को देखेंगे। मैथ में बेसिक्स होती क्या है? जैसे हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम, बेसिकली नंबर सिस्टम होता क्या है, होल नंबर कौन से हैं, नेचुरल नंबर कौन से हैं, प्राइम नंबर कौन से हैं, उसकी डिटेल्स क्या है, प्लस एडिशन कैसे होती है, सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, डेसिमल एडिशन कैसे करनी है, सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है। अब आप कहेंगे सर ये तो हमें आती है, लेकिन अभी मैं आपको एक डेसिमल का क्वेश्चन दे दूं एडिशन के लिए, वो आप नहीं कर पाओगे, जिसमें हम बॉडमॉस को कवर करेंगे। जो अगर मैं आगे अभी कोई बॉडमॉस का कोई क्वेश्चन दे दूं, आप लोग 100% गलत कर दोगे, मैं इतना जानता हूं। इसके अलावा एवरेज के क्वेश्चन को करेंगे। अच्छा, स्ट्रेटजी ये होगी कि हम हर सेक्शन में से 3 to 4 या 10 क्वेश्चन करें। मल्टीप्लाई बाय, मतलब जितने भी सेक्शन है वो उससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तकरीबन ये आपके 100 टू, अगर मैं कह लूँ ये सेक्शन यहाँ पे जितने मेंशन है, आई थिंक तो 10 to 20 सेक्शन है, तो 1000 to 1200 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लोगे इस सेक्शन में, इसी एक मैथ के पोर्शन में। परसेंटेज को हम बिल्कुल बच्चों की तरह परसेंटेज सिखाऊंगा। बेसिक परसेंटेज से लेके हम एडवांस परसेंटेज पे जाएंगे। रेशियो का कंसेप्ट, नंबर सिस्टम का कंसेप्ट, प्रॉफिट एंड लॉस को हम कवर करेंगे, टाइम एंड वर्क को, स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन। ये वो चीजें हैं जो पेपर की डिमांड, अगर कोई सीएसएस का एमपीटी दे के बैठा हुआ है उसको पता होगा। अगर कोई सीएसएस की एबिलिटी का ये पार्ट पढ़ने जा रहा है, उसको पता है कि सीएसएस के जीएसए के यानी कि जनरल साइंस एंड एबिलिटी में ये सारी चीजें इंक्लूड हैं, विच इज 50 मार्क्स पोर्शन इन सीएसएस। मैं आपको इस जीके में कवर करवाऊंगा। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये वो है, पूरी मैथ कवर हो रही है आपकी, मैट्रिक से लेके इंटर की पूरी ये मैथ है। ये सिर्फ एक जीके के बात नहीं है, ये इंटर से लेके पूरी आपकी मैट्रिक की मैथ कवर होगी यहाँ पर। जब आप इसके बाद इस पोर्शन को कवर कर लोगे तो आप कहोगे सर हमें कोई क्वेश्चन दे, हम सॉल्व करके दिखाएंगे। इंट्रांस के क्वेश्चन करेंगे, एलसीएम एचसीएफ अलजेब्रा पूरा कंप्लीट करेंगे, ऑड मॉड ऑड सीरीज को कंप्लीट करेंगे, डिस्काउंट के सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन, डेसिमल फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन, एक पैच प्रॉब्लम्स आती हैं या कार्टेशियन आते हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम वो कवर करेंगे। क्लॉक से रिलेटेड प्रॉब्लम आती हैं हमेशा पेपर्स में, या कैलेंडर रिलेटेड या एरिया रिलेटेड, जैसे किसी भी चीज का एरिया कैलकुलेटेड। एज प्रॉब्लम्स आते हैं, वॉल्यूम निकालना या किसी भी चीज का सरफेस एरिया निकालना, ये हमेशा गलत करते हैं बच्चे। ये वाला क्वेश्चन गलत करते हैं, ये वाला गलत करते हैं।
इसमें अगर मैं बात करूं, प्रॉफिट लॉस वाला गलत कर देते हैं, टाइम एंड वर्क वाला गलत कर देते हैं, स्पीड डिस्टेंस कुछ बच्चों को पता होता है, कुछ बच्चे गलत करके देते हैं, ये तो हमेशा गलत करते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस को कवर करेंगे, बाकी चेन रूल के क्वेश्चन करेंगे। चेन रूल मैं बताऊंगा जब हम कवर करेंगे, तो चेन रूल होता क्या उस पर हम डिटेल में फिर जाएंगे। ये एक मैथ का ओवरव्यू है, ब्रीफ सा, हम इसमें कवर करने क्या जा रहे हैं। व्हाट एक्चुअली यू विल गेट इन दिस सेशन, व्हाट इज द बेनिफिट, प्रोज एंड कॉन्स। अच्छा जी, इसके बाद हम आगे मूव करें तो पाकिस्तान अफेयर को कवर करेंगे। पाकिस्तान अफेयर सिर्फ हम ऐसे कवर नहीं करेंगे, मतलब इसको देखा, इसको पढ़ लिया, बात खत्म हो गई, ना ना, इसकी पूरी हम ब्रीफ सा ओवरव्यू लेंगे। कहानी कहां से शुरू होती है, 712 यानी कि आपका एमक्यू मोहम्मद बिन कासिम आता है, वहां से कहानी को शुरू करेंगे। एक कहानी बना के ऐसे सुनाऊंगा जो आपको याद रह जाए। उसके बाद हम इसकी टाइमलाइंस देखेंगे कि 712 से लेके 1857 तक एक्चुअली हुआ क्या है। टाइमलाइंस मतलब इसके बीच सारे वाक्य कैसे हुए हैं वो आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए, ये नहीं कि रट्टे मारने हैं। इस कहानियों को लिंक करके इसकी टाइमलाइन पे सुनाता जाऊंगा और बनाता जाऊंगा, साथ साथ के बताऊंगा कि भाई 712 में मोहम्मद बिन कासिम आया तो 1857 में जंग आजादी क्यों हुई थी। इसका कनेक्टर जब आपको इससे पता होगा, अच्छा कनेक्टर आपको इससे पता होगा, तो आपको ऑटोमेटिकली याद होना चीजें शुरू हो जाएंगी। 1858 से लेके 1947 तक क्या हुआ, किस लिए हुआ, क्यों हुआ, पूरी एक टाइमलाइन बना के, जो मतलब यहाँ पर मुगलों की डायनेस्टीज को हम कवर करेंगे। मुगलों में कौन कौन आया, किसके बाद कौन सा बादशाह आया, किसका कौन सा बेटा था, वो सारा हम कवर करेंगे इसी में। 1947 के बाद के, फिर पाकिस्तान बनने के बाद की क्या मुश्किलात थी, क्या क्या हमने फेस किया, कौन कौन सी चीजें हमारे पास बनी, हमने किस किस को ज्वाइन किया, 2022 तक का जो अभी तक का सिनेरियो है पाकिस्तान से रिलेटेड, उसको हम कंप्लीट कवर करेंगे इस सीरीज में। उसके बाद आगे चलते हैं हम, इस्लामिक स्टडीज की बात करता हूँ। इस्लामिक स्टडीज का काफी बच्चे कहते हैं हमें आती है, काफी बच्चे कहते हैं नहीं आती। इस्लामिक स्टडीज में हम इस होली प्रॉफिट से पहले का इरा देखेंगे, यानी कि होली प्रॉफिट से पहले का इरा कौन सा, जो बाकी पैगंबर का था, अदर्स प्रॉफिट। मैं यहाँ पे शॉर्ट करके लिख देता हूँ। अदर प्रॉफिट्स, उनके दौर में हुआ क्या था, उनके दौर में एक्चुअली कहानियां क्या थी, जो हमारे एटलीस्ट वो प्रॉफिट हम लाजिम कवर करेंगे जिन पे अलामी किताबें नाजिल हुई, या जिनसे कोई रिलेटेड फेमस फेमस वाक्य हैं। बाकी प्रॉफिट्स हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, मैं पहले ही बता दूं। जो जो इम्पोर्टेंट्स हैं वो इस दौर में हम करेंगे। किस अंबिया का कौन सा टाइटल है, किस अंबिया से कौन सा वाक्य जुड़ा है, किसकी कौन सी औलाद थी, किसका किससे क्या रिश्ता था, वो सारा हम इस पोर्शन में कवर कर लेंगे। अब हॉली प्रॉफिट का इरा आता है। हॉली प्रॉफिट के इरा से पहले मतलब अरबों का कौन क्या सिचुएशन थी, उसके बाद हॉली प्रॉफिट की क्या सिचुएशन थी, हॉली प्रॉफिट किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, हॉली प्रॉफिट मतलब दादा नाना नानी शजरा नसब पूरा कवर करेंगे हम एक टाइमलाइन बना के, मतलब किससे क्या रिलेशन है, किसका क्या रिलेशन नहीं है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ्स, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब दादा नाना, मतलब पूरा हजूर आपका शजरा नसब कवर करेंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर जितना भी रहा है until death of holy prophet, we will cover each and everything। फिर खुलफा राशिदीन का दौर आता है। हाँ, इसमें हम जितनी भी बैटल्स हुई हैं वो भी हम कवर कर लेंगे यहीं पर, ये मैं बताना भूल गया। फिर खुलफा राशिदीन का दौर होता है, 4 खुलफा राशिदीन है, चारों को कवर करेंगे। उससे क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कब पैदा हुआ, कौन कब नहीं हुआ, उसको एक टेक्निकल वे में पढ़ाऊंगा ताकि आपको याद भी रह जाए और समझ भी आना शुरू हो जाए, और रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़े आपको खुलफा राशिदीन के दौर की। अक्सर बच्चे ये भूल जाते हैं। उसके बाद फिर खुलफा राशिदीन जब चले गए, उसके बाद का दौर क्या आता है,
ये तो काफी बच्चों को पता ही नहीं होता। अगर आप इंटरव्यू में बैठे हुए आपसे कोई क्रॉस क्वेश्चन, अगर मैं अभी पूछूं हजरत अमीर हम माविया का मुझे बता दो कौन थे क्या नहीं थे, किसी भी बच्चे को नहीं पता। इंटरव्यू में वो जाके फेल कर देता है। अक्सर पीपीएससी में ना एक मेंबर हैं सर नैयर या एक मैडम बैठी होती है, वो इस्लामियात के क्वेश्चन लाजम पूछती हैं, उनको उनका बड़ा फेवरेट होता है, वो बच्चों को पता ही नहीं होता। फिर हम नमाज रोजा ज़कात और हज के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, कब फर्ज हुए, क्यों फर्ज हुई, किस लिए हुई, इसका ज़कात का नस्ब क्या है, हज का क्या है, इससे रिलेटेड पूरी हम डिटेल करेंगे। डिटेल मीन ऑब्जेक्टिव टाइप डिटेल करेंगे ताकि जा आपको उनको वन पेपर में वो आसानी रहे। हॉली कुरान से रिलेटेड कितनी सूरतें हैं, पूरी हॉली कुरान की इंफॉर्मेशन को देखेंगे। बाकी जो मिसलिनियस अगर कुछ बच्चा है तो मैं समझूंगा कोई इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। आगे बात करते हैं इसमें आगे फर्दर क्या हम कवर करने जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड ऑफ द एवरी पेपर करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स हम कैसे कवर करने लगे हैं, लास्ट 2 ईयर्स से हम करंट अफेयर कवर करेंगे। उसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, पाकिस्तान करंट अफेयर प्लस वर्ल्ड करंट अफेयर। अब इसको कैसे कवर, इसको मैं लिंक करके बड़े शॉर्ट और प्रिसाइज वे में आपको देखी है। बच्चे म्यूट कर लें, बड़े शॉर्ट और प्रिसाइज वे में आपको मैं कराऊंगा ताकि आपको ये चीजें याद होना शुरू हो जाएं। इसी में हम ऑर्गेनाइजेशन को कवर करेंगे, इसी में हम जो भी वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं वो यही सारी चीजें कवर हो जाएंगी। पाकिस्तान से क्या है, वर्ल्ड से क्या है, और दुनिया में क्या चल रहा है, लास्ट 2 ईयर्स में क्या हुआ। अगर लेट्स सपोज मैं इस वक्त कहता हूँ क्वीन मरी थी, वो कहाँ पर मरी हैं जी, अब स्कॉटलैंड में मरी हुई है। स्कॉटलैंड की क्या हिस्ट्री आ गई, स्कॉटलैंड क्यों इंपॉर्टेंट है, किस लिए इंपॉर्टेंट है, स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड का कैपिटल कौन सा है, करेंसी कौन सी है, वो इसी पोर्शन में ही मैं कवर करता जाऊंगा। मैं उसको अलग से नहीं बोलूंगा कि भाई इस कंट्री की ये करेंसी है वो है। हम इसी में ही जो हमारे लास्ट 2 ईयर्स के करंट अफेयर होंगे उसमें सारे कंट्रीज को, प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, करेंसीज को, वर्ल्ड की जो जो मोनोमेंट्स हैं वो यहीं पे मैं कवर कर दूंगा। वो होगा ये कि जब हम एक चीज को पढ़ेंगे वहीं से एक चीज की दूसरी चीज से लिंकेज बनाएंगे, कड़ी बनाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसी चीजें याद हुई हैं आप लोगों को भी ऐसे ही होनी चाहिए। अगर मैं एक कंट्री की बात करूं, इंडोनेशिया की बात करूं, तो आपको फॉरेन क्लिक हो जाना चाहिए इंडोनेशिया का प्राइम मिनिस्टर कौन सा है, इंडोनेशिया का अभी कैपिटल कौन सा है, या नया कोई डेवलपमेंट हो रही है, इंडोनेशिया की करेंसी क्या है, इंडोनेशिया की ऑर्गेनाइजेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या वैल्यू चल रही है इस वक्त, वो क्या के रोल प्ले कर रहा है। बच्चे अगर एजुकेटर्स में ये सिलेबस आपका कवर करता है तो आप डेफिनेटली ज्वाइन करो, जो मैं अभी बता रहा हूँ एजुकेटर्स में 50% यही सिलेबस है जहां तक मुझे पता है। और इंडोनेशिया की हिस्ट्री टाइप क्या वैल्यू है, इंडोनेशिया को हिस्ट्री में मतलब क्या वैल्यू मिली है या मतलब उसकी क्या इंपॉर्टेंस रही है, वो सब हम इसी करंट अफेयर के सेक्शन में ही कवर करूंगा। मैं अलग से नहीं पढ़ाऊंगा, इसी में कवर कर दूंगा। फिर आगे चलते हैं, अब वर्ल्ड की बात करते हैं। दुनिया को हम थोड़ा सा देखेंगे, वर्ल्ड के मैप से चलेंगे हम। सबसे पहले हम 7 कॉन्टिनेंट्स देखेंगे, जो दुनिया के 7 बड़े आजम हैं उसको देखेंगे। उसमें सबसे पहले हम एशिया को देखेंगे, फिर हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया, देन मिडल ईस्ट। इन सबको तोड़ के फिर देखेंगे, फिर इनमें जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज आते हैं, साउथ एशियन के कौन से कंट्री इंपॉर्टेंट है उनको तोड़ेंगे, उनकी इंपॉर्टेंस देखेंगे। अब यहीं पे ही आपका जो सबसे कैनाल सिस्टम आ जाता है, रिवर सिस्टम आ जाता है, या किसी कंट्री की डेडलॉक है,
अर्थ डेडलॉक है या कुछ भी है वो इसी में ही कवर हो जाएगा। किसी में सी आता है या कुछ आता है तो वो यहीं पे कवर होता जाएगा। जब हम वर्ल्ड मैप्स को देखेंगे, लेट्स सपोज मैं एशिया में घुसा हूं तो एशिया में हम ईच एंड एवरीथिंग को कवर करेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी में मतलब एक कंट्री को मैंने लिया, लेट्स सपोज पाकिस्तान को मैंने लिया, पाकिस्तान को मैं इस तरह कवर करूंगा कि पाकिस्तान की एक्चुअल इस वक्त इंपॉर्टेंस क्या है, पाकिस्तान के ईस्ट वेस्ट साउथ वेस्ट में एक्चुअली एग्जिस्ट क्या करता है, पाकिस्तान में माउंटेन्स कितने हैं, पाकिस्तान में डैम्स कितने हैं, पाकिस्तान में अगर मैं कह लूं रिवर्स कितने हैं, पाकिस्तान में कौन कौन सा सी है, पाकिस्तान किस किस रूट को कनेक्ट करता है, पाकिस्तान की ट्रेड वैल्यू क्या है, ये सब हम फिर इसी में ही कवर कर लेंगे। एक टॉपिक से हम डिटेल में चले जाएंगे। मतलब हमने रूट से शुरू करना है, फिर उसका हमने ट्री बना देना, ये रूट है, उसकी फिर ब्रांचेस खोलते जाना है। एक टॉपिक होगा, यहाँ पे हमने सीड लगाया, उसका फिर हमने प्लांट बनाना है, फिर उसको हमने ग्रो करते जाना है। ये स्ट्रैटेजी है मेरी। वर्ल्ड हिस्ट्री मतलब दुनिया में हिस्ट्रीज हुई क्या है, कौन कौन सी कंट्री की क्या हिस्ट्री रही है, कौन कौन से कंट्री का क्या इस वक्त इम्पोर्टेंस है, या कौन कौन सी सिविलाइजेशन आई है पाकिस्तान में, वर्ल्ड में कौन कौन सी सिविलाइजेशन ने काम किया है, क्या इंपॉर्टेंस उनकी रही है, उनसे क्या हमने अखज किया क्या, ये सारी चीजें हमें इसमें वर्ड ये इस पोर्शन में दुनिया को पूरा घूम के हम पढ़ेंगे। आगे बात करते हैं उर्दू की। काफी लोग उर्दू को कवर ही नहीं कराते, उनको लगता है ये मतलब किसी काम की नहीं है। अब जो पेपर आते हैं, एग्जामिनर सीएसएस की डिमांड है, उर्दू के वन पेपर की डिमांड होती है, पीएमएस के पेपर की डिमांड है। उर्दू इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द उर्दू ग्रामर। मोस्टली बच्चों को उर्दू ग्रामर का कुछ पता ही नहीं है, एबीसी भी नहीं पता। अगर मैं किसी को पूछ लूं हासिल मस्तर क्या है, किसी को नहीं पता, मस्तर क्या है किसी को नहीं पता। वो हम यहाँ पर पूरी ग्रामर, उर्दू ग्रामर को कवर करेंगे, इसके अलावा जनरल उर्दू को कवर करेंगे। जनरल उर्दू मतलब जनरल नॉलेज ऑफ उर्दू। लेट्स जैसे अभी लेक्चरर केमिस्ट्री के पेपर में उर्दू के जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आ गए थे, कोशिश करेंगे मैक्सिमम ये कवर हो जाए, क्योंकि इसमें मैक्सिमम चीजें होती नहीं। अब जैसे लेट्स मैं अल्लामा इकबाल को लेता हूँ, उसकी पोएट्री की क्या खसूसियात थी, वो किस वजह से फेमस है, उसकी कौन सी बुक्स फेमस हैं, ये चीज हमने यहाँ पर कवर कर ली। इसी तरह स्ट्रेटजी पूरी कंप्लीट रहेगी। अगर मैं कंप्यूटर की बात करता हूँ, मोस्टली लोग कंप्यूटर के नोट्स पकड़ा के बात खत्म कर देते हैं, कंप्यूटर को पढ़ाते ही नहीं है, क्योंकि उनको पढ़ाना ही नहीं आता। माशाल्लाह से दिस इज द माय कोर डोमेन। मैं इसको ब्रीफली पढ़ाऊंगा। पहले कंप्यूटर के कंपोनेंट्स की बात करेंगे कि कंप्यूटर बेसिकली बना किस चीज से है, उसकी हिस्ट्री क्या थी, क्यों बनाया गया, क्यों जरूरत पेश आई, किस लिए बनाया गया, उसकी जनरेशन कौन कौन सी चेंज हुई, किस किस ने यहाँ पर काम किया कंप्यूटर से रिलेटेड, कौन कौन से साइंटिस्ट थे या कौन कौन से हस्तियां हैं जो इस वक्त मशहूर हैं इस दुनिया में, आईटी की दुनिया में। फिर हम उसकी बेसिक्स को कवर करेंगे, कंप्यूटर्स की वर्ड को कवर करेंगे, कंप्लीट वर्ड पढ़ाऊंगा, कौन कौन सी चीज में क्या क्या, कौन कौन से पोर्शन में क्या क्या चीज आती है, कौन कौन सी मैन्यू क्या कहते हैं, कौन से पोर्शन को क्या कहते हैं, ये सब हम वर्ड में कवर करेंगे प्रैक्टिकल वे में, ताकि आपको अगर आप पेपर में बैठे हो आपको पता हो कि होम के बाद मैंने होम का बटन क्लिक किया तो होम के बटन में कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं, ये इस वे में पढ़ाऊंगा। एक्सेल में सेम टू सेम पढ़ाऊंगा। शॉर्टकट कीज पढ़ेंगे हम, शॉर्टकट कीज कौन कौन सी हैं, पावर पॉइंट की कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है वो कवर करेंगे। और विंडोज, अक्सर चीजें विंडोज से पूछ लेता है, लोग कवर नहीं करते विंडोज को, ये हम कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी फिर आ जाता है एवरीडे साइंस का पोर्शन। एवरीडे साइंस का पोर्शन मेरी स्ट्रेटजी ये है कि ये पूरा सीएसएस बेस्ड है।
लेकिन ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। अगर आप सीएसएस का सिलेबस निकालो एवरीडे साइंस का तो यही है। किसी ने अगर जीएस जनरल साइंस एंड एबिलिटी जनरल साइंस का पोर्शन पढ़ना है वो यहाँ से पढ़ सकता है इन सेम फीस। और ये पीएमएस को भी, पीएमएस के जनरल नॉलेज को भी यहीं से कवर कर देगा। जितना भी ये पीएमएस के जनरल नॉलेज के लिए सफिशिएंट है जो अभी मैं सेशन बता रहा हूँ आप लोगों को। फिजिकल साइंसेस पढ़ेंगे हम। फिजिकल साइंसेस में इसको फर्दर क्लासिफाई करेंगे। अगर आप सीएसएस का सिलेबस निकालोगे तो फिजिकल साइंसेस फर्दर क्लासिफिकेशन आपके पास होगी। बिल्कुल आपके ही नोट्स है, मैंने तो नोट्स का कुछ करना नहीं है ना। जो हम क्लास में लेक्चर लेंगे वहीं आप लोगों के नोट्स होंगे। अगर मेरा कोई और एडिशनल नोट्स हैं जो मेरे पास बने हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बायोलॉजिकल साइंसेस पढ़ेंगे, एनवायरमेंटल साइंस पढ़ेंगे, फूड साइंस पढ़ेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को देखेंगे, कॉमन डिजीज एंड एपिडेमिक जो भी हैं वो सारे हम इधर कवर कर देंगे। दिस इज द सीएसएस बेस्ड सिलेबस जो मैंने यहाँ पर डिजाइन किया और मैं भी वहीं पढ़ाऊंगा एविडेंस साइंस को, क्योंकि वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन रिकमेंड करता है और उसी में से एमसीक्यूज बना के आप लोगों को देता है एविडेंस साइंस के। अगर अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ, इसके अलावा हम क्या करेंगे, व्हाट एल्स rather than this, मेंटल एबिलिटीज के क्वेश्चन करेंगे। दिस इज द पार्ट ऑफ द अगेन सीएसएस एबिलिटी पार्ट। अगर किसी ने सीएसएस की एबिलिटी पढ़नी है, 24 का अटेम्प्ट देने जा रहा है, वो इस सेशन को ज्वाइन कर सकता है। मेंटल एबिलिटीज के क्वेश्चन हर पेपर में होते हैं तकरीबन। वन पेपर में एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको लेट्स सपोज ये बना के दे दिए, उसमें आपको पूछेगा कि कितने स्क्वायर हैं, इसमें आप काउंट करो। इसको कवर करेंगे। एनालिटिक्स के जरिए लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस हम कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला। ओके जी, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर द सेशन। जो जो हम कवर करने लगे ये सारे पोर्शन हम कवर करेंगे इन डिटेल्स। बाकी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो बताएं, तो फिर हम उस पर चलते हैं। किसी ने कुछ पूछना हो। ये एक कंप्लीट मेरा ओवरव्यू और स्ट्रेटजी है जो जो हम कवर करने जा रहे हैं, जो जो पढ़ने जा रहे हैं इस पूरे कंप्लीट बैच में। अरे एक वीक में कितनी क्लासेस हुआ करेंगी? क्लासेस आर 4 weeks a day, सॉरी 4 classes per week। सर पहले हम ये मिक्स करेंगे या मतलब पहले कंप्यूटर साइंस खत्म करेंगे, मैथ करेंगे या मतलब? अच्छा मैं बता देता हूँ। जैसे कि 4 क्लासेस ना पर वीक, तो 4 क्लासेस में लेट्स से मैं आज इंग्लिश से शुरू करता हूँ, नेक्स्ट क्लास मेरी मैथ की होगी, उससे नेक्स्ट क्लास मेरी कंप्यूटर की होगी, नेक्स्ट क्लास उर्दू की होगी। मतलब पैरेलल सारी चीजों को चलाएंगे। 3 months का सेशन है तो माशाल्लाह से हम आराम से कवर करेंगे चीजों को। कोई हम हड़बड़ी नहीं मचाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मेरा मकसद कमाना नहीं है, यहाँ पे मकसद पढ़ाना है। तो हम एक चीज को बेसिक से लेके चलेंगे। जो बेस एक्चुअली पता है मसला क्या होता है वन पेपर में, अगर आपको कोई बेसिक चीज पता ही नहीं है और आपको मैं करवा दूं एडवांस में, बच्चे ये परसेंटेज है इसको ऐसे ऐसे करते हैं, बात खत्म हो गई। जितने भी मार्केट में सेशन होते हैं वो बच्चे को बेसिक बताते ही नहीं है, वो एडवांस पे चले जाते हैं। अब वो बच्चा बेचारा तगो दो करके कर लेता है फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन अब जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो उसको पता ही नहीं होता कि अब मैं क्या करूं। तो मैं बेसिक से लेके चलूंगा फिर एडवांस पे जाऊंगा, जिसके लिए वाकई में टाइम जरूरत है। और जो बच्चा इसके साथ रहना चाहता है वो वाकई में मैं ये गारंटी कर सकता हूँ कि उस बच्चे को जॉब मिलेगी, जिसने वाकई में सेशन को किया है, उसका काम किया है। अच्छा एक पोर्शन हम लेक्चर कवर करेंगे, उसकी असाइनमेंट आप लोगों को ग्रुप में मिलेगी, वो असाइनमेंट आप लोग करोगे। उसके बाद हम वीकली या बाई वीकली टेस्ट लेंगे जो जो हम पढ़ चुके होंगे। ये कंप्लीट स्ट्रेटजी है मेरी। कोई और क्वेश्चन? क्लासेस टाइम यही होगा 8:30 या 8 बजे से लेके 9 साढ़े 9 बजे तक। कुछ 2 से 3 क्लासेस आपकी फ्राइडे सैटरडे संडे को होंगी और एक वीकली डेज में होगी।
फीस मैं अगर बताना चाहूँ, बहुत मिनिमम फीस है 1500 पर मंथ। दिस इज नथिंग फॉर मी। आई एम टीचिंग दिस फॉर द सोशल कॉज, नॉट फॉर द अर्निंग पर्पस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये सब्जेक्टिव का फिर क्या करेंगे सर? सब्जेक्टिव। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ अच्छा, डिफेंस है या FIA का है ठीक सर। है, ठीक है। जी देखिए, सर। सबसे पहली बात ये होती है कि स्क्रीनिंग क्लियर करना, जिसमें बच्चा क्वालिफाई नहीं कर पाता, वहीं पे ही लटक जाता है। इसका उस तो सर 20-25 को होगा ना सर? ये 20-25 को मैं सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए ये बैच नहीं शुरू कर रहा, मैं अपकमिंग ऑल के लिए कवर कर रहा हूँ, जो मतलब 0 से शुरू होगा, एडवांस लेवल पे चला जाएगा। आप ठीक। लोग, एक बच्चे को पता ही नहीं है, अगर मैं अभी पूछ लूं व्हाट इज प्रेडिकेट, उसको प्रेडिकेट का पता ही नहीं है, पेपर में आ जाता है आइडेंटिफाई द प्रेडिकेट, तो वो बच्चा क्या करेगा? सर कोई तो सब्जेक्टिव कोई आप करवा रहे हैं कोई सेशन? इंशाल्लाह हम सब्जेक्टिव पे डेफिनेटली कवर करवाएंगे। जब आप लोगों का सब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा तो बिल्कुल कवर होगा। जी बच्चे है फातिमा। सब्जेक्टिव पे हम डेफिनेटली एक सेपरेट डेडिकेटेड बैच लॉन्च करेंगे इरफान। जी जी सर। जी बच्चे, एक्चुअली जितने भी अब 17 के पेपर होते हैं तो उसमें वो लोग स्क्रीनिंग के बाद ना एक सब्जेक्टिव पेपर रखते हैं। सब्जेक्टिव पेपर क्या होता है? जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर FIA की बात करें तो उसमें सबसे पहले, या MOD की बात करूं मैं, तो उसमें होता ये है कि सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग होगा, 100 मार्क्स का MCQs होता है लाइक CSS। देन 100 मार्क्स का वो एक अलग से सब्जेक्टिव पेपर लेते हैं, जिसमें इंग्लिश ऐसे होता है, इंग्लिश प्रेफी होती है, हम्म, और मेरे इस्लामियात का एक क्वेश्चन होता है जहां तक मुझे याद है। वो सिलेबस डिफाइन कर देते हैं वो लोग, तो उसको आप लोगों का अकम्प्लिश करना होता है। फिर वो 100 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उसको आप लोगों ने करना होता है, और एक पाकिस्तान स्टडी को कवर करना होता है। वो इतना कोई हार्ड नहीं होता। जिस बच्चे ने मतलब किया होता है, जिसको नॉलेज होती है, वो बच्चा डेफिनेट लिख देता है। कोई और क्वेश्चन? MOD को तो नेक्स्ट मंथ हो जाएंगे पेपर। अच्छा, जिस बच्चे को फास्ट फास्ट तैयारी करनी है, मतलब वो ये चाहता है कि मैं फास्ट आप लोगों को पढ़ाऊं, तो वो बच्चा मुझे अलग से बताएगा कि सर मेरा फलां पेपर आने वाला है, मुझे सर उस पेज पे चलना है, तो मैं उस पेज पे चलाऊंगा उस बच्चे को। सर ये GK 1 पेपर के बारे में थोड़ा गाइड कर दिए, मतलब कौन-कौन से जो होते हैं वो इसके थ्रू वो हम कर सकते हैं? किस अच्छा, ये जो बैच है, क्या क्या चीजें कवर करने जा रहा है मैं बता देता हूँ। इस बैच का बेनिफिट क्या है? सबसे पहले, अगर आप PMS के GK का पेपर देते हो तो ये कवर है। उसके बाद PPSC के 1 पेपर देते हो जहां पर पूरा GK है, आप लोगों का पूरा काम बना हुआ है, प्लान। अगर आप NTS के कोई पेपर देते हो, NTS का पूरा सिलेबस यही होता है 1 पेपर का। अगर आप FPSC का कोई पेपर देते हो तो यही है। अगर आप SPSC यानी कि सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर रहा हूँ, उसका भी यही सिलेबस है, जो मैंने अभी आप लोगों को साथ पूरा डिस्कस किया। अगर आप जाते हो KP के पब्लिक सर्विसेज, उसमें अगर कोई 1 पेपर आता है तो वो यही सिलेबस है। जितने भी अपकमिंग जॉब हैं 1 पेपर की, आप 16, 17 या 14 उठा के देख लो, ये इस सिलेबस से बाहर कोई नहीं चीज आएगी। यही सब कुछ चल रहा होगा दुनिया में। FPSC वाला बच्चे कौन सा पेपर? इसके अलावा जो CSS का MPT आएगा, उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर कोई CSS देने जा रहा है तो वो यही सारी चीजें कवर हो जाएंगी। अच्छा, अब ना हम थोड़ा सा लेक्चर एक कवर करते हैं, चीजें कवर करने की कोशिश करते हैं। ये तो हमारा बेसिक इंट्रो हो गया। अगर किसी को कोई चीज पूछनी है तो वो पूछ ले। तो हम अब थोड़ा सा एक लेक्चर को शुरू करते हैं, ताकि थोड़ा सा हम पढ़ाई की तरफ भी आ जाएं।
मुझे 1 मिनट दे दें। जस्ट अ मिनट। आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर हो गई है? हाँ जी, आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर हो गई है तो काइंडली बता दें। ठीक है, ठीक है। आज हम इंग्लिश ग्रामर की को शुरू से स्टार्ट करने लगे हैं। ग्रामर में सबसे पहले मैं बात करता हूँ, शुरू से हम बेसिक से चलते हैं। व्हाट इज लेटर? लेटर क्या है बच्चों? हाँ जी, लेटर को कोई डिफाइन करे। लेटर क्या है? उर्दू में बताएं लेटर क्या होता है। गोड सबरीन अल्फाबेट। मुझे उर्दू में कोई डेफिनेशन बताएगा कि उर्दू में क्या कहते हैं लेटर को? जब तक आपको उर्दू और इंग्लिश का पता ही नहीं होगा तो आप कैसे पढ़ोगे? हरूफ तहज्जी। बिल्कुल। लेटर को क्या कहते हैं? हर्फ। अच्छा, अब इंग्लिश में टोटल कितने लेटर्स हैं या अल्फाबेट्स हैं? जल्दी से बताएं। 26। अच्छा, थोड़ी सी ये क्लास को ना इंटरेक्टिव रखेगा, मैं बोर हो जाता हूँ जो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते क्योंकि 26। बिल्कुल 26 है। अब 26 में हम इसको फर्दर डिवाइड कर लेते हैं। कैसे? वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स। Consonants. अब बताएं वॉवल्स क्या होते हैं? So A, I, O, U. कितने टोटल वॉवल हैं? 5 वॉवल्स हाँ। हैं। ए, आई, E, I, O, U. आई, ओ, यू। सही है। बाकी कॉन्सोनेंट्स कितने हुए हमारे पास? बाकी सारे consonant हो गए। कितने बच्चे? 21 कॉन्सोनेंट्स बचे हमारे 21. पास। जितने भी मतलब इसके अलावा बाकी कॉन्सोनेंट्स, वॉवल्स के अलावा बाकी जो जितने भी बचे अल्फाबेट्स वो वो सारे consonant हो कॉन्सोनेंट्स गए। हो गए। अच्छा, अब वर्ड बात करते हैं वर्ड की। हाँ जी, वर्ड को क्या कहते हैं उर्दू में? लफ्ज। लफ्ज।
अब मुझे दुआएं नहीं मिल रहा। इतने दिनों के बाद उर्दू टाइपिंग शुरू की है तो अच्छा ला उर्दू, इसको मैं इधर ही लिख देता हूँ ऐसे मार्कर से। वर्ड को हम उर्दू में लफ्ज कहते हैं। देन अगर मैं कहूं कि डिफाइन द वर्ड, देन व्हाट इज वर्ड? वर्ड को Combination of different letters make up the word. कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट लेटर्स मेक अ वर्ड। हरूफ मिलके लफ्ज बनाते हैं। एग्जांपल दें कोई, कौन सा वर्ड है? कोई भी एग्जांपल दे जल्दी से। वर्ड क्या होता है, मतलब कोई एग्जांपल वर्ड की। टी। अच्छा, एक बच्चे ने बोला बुक। बुक इज अ वर्ड। कैसे? इरम बच्चे नहीं करें। एक मिनट, मुझे ये सिर्फ फ्रेज कर देने में। सही है, थैंक यू। अच्छा, लाइक का बॉय। इराम आप दोबारा से शिफ्ट करिए। लाइक अ प्रिंसेस। अब कितने वर्ड हैं बुक में, कितने वर्ड हैं? बॉय में कितने वर्ड हैं? हाँ जी। सर वर्ड एक है बुक में, लेकिन लेटर ना, ज्यादा है। लेटर्स कितने, कितने लेटर से मिलके बुक बना है? 4 लेटर से। प्रिंसेस कितने लेटर से मिलके बना है? 7। 7 से, बॉय 3 से। अच्छा, अब इसमें ना दो चीजें हैं। एक है प्रीफिक्स, एक है सुपरफिक्स, सफिक्स। सुफिक्स। अब प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होती है, कोई डिफाइन करेगा यहाँ पर बच्चा? वर्ड से जो पहले कोई जो है और एडजेक्टिव टाइप चीज लगाए उसे प्रीफिक्स। अगर हम वर्ड से पहले कोई ग्रुप ऑफ लेटर या रूट वर्ड लगा दें, वो प्रीफिक्स होते हैं। मतलब प्री का मतलब पहले, फिक्स उसके साथ लगाना। फॉर एग्जाम्पल मैं एक लिखता हूं हैप्पी, यहां तक बात हमारी आ जाती है। अगर मैं इससे पहले कोई एक वर्ड लगा दूं तो वो उसका प्रीफिक्स बन जाएगा। क्या मैं लगाऊं? लाइक वेरी हैप्पी, नो, अनहैप्पी। अनहैप्पी। ओके। ये हमारा इसका प्रीफिक्स बन गया वर्ड, क्योंकि मैंने एक रूट वर्ड लगा दिया ना। इसी तरह अगर मैं कुछ मैं लिख दूं कोड, एक वर्ड है कोड, तो कोड के आगे मैं क्या लगाऊं? इसका प्रीफिक्स बन जाएगा डी कोड। ये समझ आ गया? इसकी मैं एक लिस्ट शेयर करूंगा आप लोगों से, वो आप लोगों ने देख लेने के किसका मतलब क्या होता है। अन का मतलब अगेंस्ट के होता है। डी का मतलब उसके किसी चीज को डाउन करना, रिवर्स करना, अपोजिट करना। इसी तरह डिसकनेक्ट, रिवर्स करना, अपोजिट करना, नॉट करना। मतलब ये पूरी मैं एक लिस्ट शेयर कर दूंगा, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ये कंसेप्ट समझ आना चाहिए। सफिक्स, अब सफिक्स क्या है? किसी चीज के बाद में मैं अगर कोई चीज कनेक्ट करता हूँ, कोई वर्ड लगा देता हूँ, या कोई एक रूट वर्ड लगा देता हूँ, या कोई कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड लगाता हूँ, तो वो सफिक्स बनता है। सच एज, कोई एक एग्जांपल दे मुझे। हाँ जी, कोई एग्जांपल दे मिलेगी? मैं अगर फ्लेवर की बात करता हूँ तो इसका मुझे सफिक्स बनाए, बताएं क्या होगा, जल्दी से बताएं। लेस, फ्लेवरलेस। अगर मैं इस बोलता हूं एक और वर्ड हम बोल देते हैं, कोई एग्जांपल बताएं जल्दी से। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्यूटी।
ब्यूटीफुल। तो इसके आगे मैं फुल लगाने से क्या कर देता हूँ, वर्ड को ब्यूटीफुल। तो फिक्स। और रिवर्स लिख देता हूं, तो इसके साथ मैं क्या ऐड कर दूं, तो ये बन जाएगा एग्जैक्टली आप लोग रिवर्सेबल। रिवर्सेबल। अब आप लोगों को समझ आना शुरू हो गई है कि मतलब सफिक्स और प्रीफिक्स हैं क्या, ये कहानी है क्या। बिल्कुल। ये बात समझ आ गई है यहाँ तक कि कोई ऐसा बच्चा जिसको ये बात समझ ना आई हो। क्लियर सर। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेज की। फ्रेज क्या होता है उर्दू में बताएं मुझे। हाँ जी, उर्दू में फ्रेज को क्या कहते हैं। नहीं नहीं, अभी डेफिनेशन नहीं पूछी ना बच्चे, मैंने ग्रुप ऑफ इंग्लिश की तो बात ही नहीं की। अब हम उर्दू को इंग्लिश से कनेक्ट करके पढ़ रहे हैं। नहीं, सेंटेंस इज डिफरेंट, सेंटेंस पे भी आऊंगा। अब मैं फ्रेज को अगर मैं बोलूं तो फिक्रा, इबारत या जुमला, ये फ्रेज कहलाता है। अब इसको डिफाइन करें, व्हाट इज अ फ्रेज। A phrase is a group or pair of words or combination of words, लेकिन वो बेमैनी होगा, बामैनी नहीं होगा, वो इनकम्प्लीट होगा। मीनिंगलेस सेंटेंस कह सकते हैं जी, इसको फिर। फ्रेज मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। फ्रेज में कभी पूरा मैसेज कन्वे नहीं होता, ये याद रखिएगा। ठीक है। जैसा कि मैं अगर बोलता हूं ऑन द रोड, इन द रेन, या मैं ऑन द टेबल बोल देता हूं, इसमें आधी बात मैंने की है ना, कंप्लीट बात तो नहीं हुई। यस इसका सर। इसका मतलब आप लोगों को समझ आ रहा है। ऑन द रोड व्हाट, सड़क पर क्या है, अंडर द ट्री, बट बिहाइंड द वॉल। कुछ समझ आई नहीं आई ना कि क्या हो रहा है। अब मैं बात करता हूं सेंटेंस की। हाँ जी, अब सेंटेंस क्या होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड सेंटेंस। combination of a word which can make the sentence, clear the sense. Combination of a words or group of words or pair of words which convey message completely or provide us a meaningful sense Sense. of a sense. जैसा कि अब इसी की मैंने Meaningful words. सेंटेंस में हम Combination of words. हमेशा जो मीनिंगफुल मैसेज कन्वे हो रहा होगा, जैसा कि अभी मैंने ऊपर लिखा था ना, ऑन द रोड, हु इज ऑन द रोड, द कार इज ऑन द रोड, एंड द गर्ल इज In in the the rain, room. the book is on the table। Table. ये बात क्लियर हुई यहाँ पर। Yes sir, अब सेंस क्लियर हो गई है ना फ्रेज सेंटेंस में। फ्रेज और सेंटेंस में फर्क क्या है, ये बात यहाँ तक पता चल गई आप लोगों को। यस सर, क्लियर। ये बेसिक, बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें बता रहा हूँ, अभी एडवांस पे नहीं जा रहा मैं। एडवांस हमने पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि अभी ये चीज आपको पता होगी जब तो एडवांस पे जाऊंगा ना, जब आपको पता होगा फ्रेज क्या है, सेंटेंस है क्या, उसके सफिक्स प्रीफिक्स है क्या, तो फिर मैं उस वर्ड को यूटिलाइज कर पाऊंगा ना। जब आपको पता ही नहीं होगा कि एक कॉन्सोनेंट्स हमारे कितने हैं, तो उसके बाद तो कहानी खत्म हो जाती है ना। अच्छा जी, अब आते हैं एक सेंटेंस किससे मिलके बना होता है। सेंटेंस लिख दिया, सेंटेंस के दो मेजर पार्ट बता दे कोई बच्चा। सर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अच्छा जी, अब कोई बच्चा ये बता दे कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, अगर किसी बच्चे को पता है तो।
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेंटेंस के बाद सब्जेक्ट और फिर प्रेडिकेट। सर सब्जेक्ट के बाद वाला जितना बाकी रिमेनिंग अच्छा, अब व्हाट इज क्वेश्चन होता है वो प्रेडिकेट होता और सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट की बात करते हैं पहले। सब्जेक्ट क्या है? है। सर एन एक्टर और एक्शन परफॉर्मर, या फाइल काम करने वाला डूअर। machine, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्टर, डूअर, परफॉर्मर। इज द सब्जेक्ट। अब प्रेडिकेट क्या होता है? जो इंफॉर्मेशन दे रहा हो सब्जेक्ट के बारे में। जिसके बारे में बात की जा रही हो, जो सब्जेक्ट के बारे में कोई चीज बता रही हो। अच्छा, मैं लिखता हूं काशिफ इज टीचिंग द क्लास। अब मुझे ये बताओ यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है, इतना आइडेंटिफाई कर दो मुझे। व्हाट इज सर सब्जेक्ट? काशिफ सब्जेक्ट में आ जाएगा। सब्जेक्ट है, बाकी प्रेडिकेट है, बाकी सारा सेंटेंस। ये ये सब्जेक्ट है मेरा प्रेडिकेट में आ जाएगा। और ये प्रेडिकेट है। काशिफ एक परफॉर्मर है और जिसके बारे में बात की जा रही है, कोई अमल कर रहा है, वो रिमेनिंग प्रेडिकेट है। ये अक्सर पीपीएससी में या कभी एफपीएससी में पूछ लेता कि प्रेडिकेट क्या है इस सेंटेंस में। अच्छा जी, हम एक और जो चीज मुझे आ रही है याद, अब अच्छा एक और मैं चीज लिखता हूँ। अब बताएं, ये सिंपल चीज तो आपको उनको समझ आ गई ना, थोड़ा सा घुमा लेते हैं हम बात को। अब बताएं व्हाट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सर सर ये ये सेंटेंस ही प्रेडिकेट है। नहीं। क्यों सेंटेंस नहीं है? मैं सेंटेंस की टाइप भी बता सकता हूँ, कौन सा सेंटेंस है। सर क्या इम्पेरेटिव में आएगा? तो अब बताएं इसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है। सर ये प्रेडिकेट ही है। सब्जेक्ट तो इसमें नहीं मिल रहा। अच्छा, ये प्रेडिकेट ही है, ये अंडरस्टूड है। इसमें सब्जेक्ट जो है वो यू है, इसमें अंडरस्टूड ही है। ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस की जो नौयत होती है वो प्रेडिकेट नौयत होती है। एक बात याद रहेगी। रिपीट कर यस दें। सर। अभी मैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस को आपको पढ़ाऊंगा। जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसकी जो नौयत होती ठीक है, है वो प्रेडिकेट ही होती है। ठीक है। उसमें जो सब्जेक्ट है वो अंडरस्टूड है, मतलब उसकी बात की जा रही है। ओके ओके ओके। अच्छा, एक मैं और एग्जांपल लिखता हूँ। अब बताएं जरा इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है। लेजी ओल्ड मैन सब्जेक्ट। प्रेडिकेट क्या है? ओल्ड मैन सब्जेक्ट है। रन वेरी और फास्ट जो है ये रन वेरी प्रेडिकेट है। फास्ट। Lazy old man is the subject and run very fast is the predicate. प्रेडिकेट। अच्छा जी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करें फिर यस सर। यस इसी सर। सेंटेंस अब घुमा लेते हैं इसी व्हाई की। नॉट। अभी थोड़ा सा घुमा लेते हैं। द बिग
हाँ जी, अब बताओ। अब बताओ इसमें सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। सर क्रोकोडाइल तक सब्जेक्ट होगा, सर बाकी क्रोकोडाइल प्रेडिकेट। सब्जेक्ट होगा। Who did the grabbing? किसने ग्रैब किया है? Who is the action performer? क्रोकोडाइल। कंप्लीट सब्जेक्ट बताएं। सर क्रोकोडाइल तक ही होगा कंप्लीट। यहाँ Subject. बात हो रही है ये है, द क्रोकोडाइल इज द Yes. not only a crocodile, he is a big hungry and green crocodile। उसकी फीचर्स बता दी। यस सर। अब प्रेडिकेट क्या होगा इसमें? हाँ जी, dragged a deer from the river is the predicate जिस पर एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, जिसकी बात की जा रही है। ये बात समझ आ गई है यहाँ तक? यस क्लियर? सर। अच्छा जी, यहाँ तक हम क्लियर हो गए। अच्छा, अभी मैं एक आप लोगों को सेंटेंस देता हूँ, उसमें आइडेंटिफाई कीजिएगा। आप बताएं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है? लिटिल ट्री, दी लिटिल ट्री। और प्रेडिकेट क्या है? It was covered with needles instead of leaves. ठीक है, मतलब ये कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया। किसी भी टाइप का सेंटेंस है, अब आप लोग पहचान सकते हो सब्जेक्ट क्या, प्रेडिकेट क्या, इसमें आपके वर्ड्स क्या हैं, इसमें फ्रेज क्या है, इसमें सफिक्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है, ये आप चीजें आप लोग जानते हो। इसमें वॉवल्स कौन से यूज हुए हैं, कॉन्सोनेंट्स कौन से यूज हुए हैं। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई है आप लोगों को? Yes sir. अच्छा जी, ये आज तक यहीं तक शॉर्ट सा लेक्चर था। हम इंशाल्लाह कल जो करेंगे, कल हम वो मैथ को थोड़ा छेड़ेंगे, मैथ के ट्यून्स को ट्यून्स अप करेंगे, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है? मैंने वैसे टाइम ज्यादा ले चुका हूँ मैं, आधा घंटा 15 मिनट ऊपर हो चुके हैं। किसी का कोई सवाल, कोई बात जो पूछना चाह रहा हो किसी के दिल में?